नमस्कार दोस्तों, आ गए हैं हम परफेक्ट नॉलेज पर और आज से हम शुरुआत कर रहे हैं एचटेट इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन की। तो दोस्तों आज हम पहला पेपर लेकर के आए हैं प्रीवियस ईयर 2018 का पेपर, जिसमें हम 20 से 25 क्वेश्चन पार्ट 1 में करेंगे और फिर पार्ट 2 में 50 तक और लास्ट क्वेश्चन जो है वो पार्ट 3 में हम कंप्लीट करेंगे। यानी कि हम 2018 के प्रीवियस ईयर पेपर को 2 से 3 पार्ट्स के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। 2018 का प्रीवियस ईयर पेपर का पार्ट 1 जो है ये आपके सामने रहा। पहला क्वेश्चन जो है वो ये कहता है कि विश्व व्यापार संगठन कब स्थापित हुआ था, यानी कि व्हेन डिड डब्ल्यूटीओ फाउंडेड। तो दोस्तों आपको पता ही है कि जब हम विश्व व्यापार संगठन की बात करते हैं तो हम बात करते हैं जब हमारे ने डब्ल्यूटीओ को स्थापित किया। लेकिन डब्ल्यूटीओ से पहले जो है आप ये देखते हैं कि डब्ल्यूटीओ जो है वो आपका आया था जनवरी 1995 में, यानी कि 1 जनवरी 1995 में, 1 जनवरी 1995 को डब्ल्यूटीओ आया था। लेकिन इससे पहले डब्ल्यूटीओ जो था वो गैट था दोस्तों। यस दोस्तों, हाँ गैट यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जनरल एग्रीमेंट एंड टैरिफ एंड ट्रेड 1948 से 1994 तक, ठीक है ना। 1948 से 1994 तक जो है ये गैट था और गैट जो है उसको फिर एक सम्मेलन में जो है वो बना दिया। उरुग्वे सम्मेलन में जो है गैट को बदल करके आपका 1 जनवरी 1995 को डब्ल्यूटीओ जो है वो बना दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो आप ये ध्यान करेंगे कि 1 जनवरी 1995 को जो है गैट को बदल करके डब्ल्यूटीओ बना गया और इसका जो मुख्यालय है वो है जेनेवा में, जेनेवा स्विट्जरलैंड में जो है इसका मुख्यालय है। जी हाँ दोस्तों, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। 160 प्लस देश जो है इसके मेंबर हैं और ये फ्री ट्रेड एंड फेयर ट्रेड की बात करता है, फ्री ट्रेड एंड फेयर ट्रेड की बात करता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ आप ये ध्यान रखेंगे डब्ल्यूटीओ जो है 1 जनवरी 1995 को बनाया गया। इससे पहले ये गैट था, जनरल एग्रीमेंट एंड ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, और इसका जो मुख्यालय है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। 160 प्लस देश जो है इसके मेंबर्स हैं और ये इसका जो एम है वो है फ्री एंड फेयर ट्रेड का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कहता है आपका कि पश्चिम बंगाल में स्थित सेल का स्टील संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया। सेल स्टील प्लांट इन वेस्ट बंगाल वाज एस्टैब्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ व्हिच कंट्री। तो आपको ध्यान करना है दोस्तों, सेल में जो है आपके 3 चीजें आती हैं, जिनमें से एक आपका भिलाई का प्लांट आता है, भिलाई का प्लांट आता है। ठीक है दोस्तों, एक आपका राउरकेला का जो प्लांट है वो भी इसमें शामिल है और ये जो आपका है वेस्ट बंगाल में, ठीक है, जो हमारा है दुर्गापुर के अंदर, ठीक है ना। तो ये 3 जो है मेन जो है वो सेल के, यानी कि जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है सेल, ठीक है ना, इसके मैं ये कह सकता हूँ कि मेजर जो है वो हिस्से हैं, मेजर जो है वो पार्ट है, मेजर जो है वो यूनिट्स हैं। भिलाई जो है वो यूएसएसआर की सहायता से बनाया गया है, ये ध्यान करना। भिलाई का जब पूछा जाए तो यूएसएसआर की हेल्प ऑफ, विद हेल्प ऑफ यूएसएसआर जो है इसको स्टैब्लिश किया गया। राउरकेला जो है वो जर्मनी जो है उसकी हेल्प से, ठीक है, और दुर्गापुर जो है वो यूके की हेल्प से जो है वो स्टैब्लिश किया गया है। क्योंकि दुर्गापुर जो है ये स्टील इस्पात संयंत्र ये आपका वेस्ट बंगाल में, इसलिए यहाँ जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 4 यूनाइटेड किंगडम। और इसकी जो स्थापना आप देखते हैं भिलाई, और इनकी स्थापना जो है 1973 में आप इसकी देखते हैं। ठीक है, तो यूनाइटेड किंगडम की सहायता से, यानी कि यूके की सहायता जैसे जो है यहाँ जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वो आपका आ जाएगा यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कहता है कि निम्न में से कौन कीमत मांग की लोच का निर्धारक तत्व नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट ए डिटरमाइनिंग फैक्टर ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो आप ये ध्यान करेंगे कि जब हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जब हम बात करते हैं तब हम अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट की बात करते हैं। यानी कि किसी वस्तु की डिमांड जो है वो इलास्टिक हो सकती है अगर उसके सब्स्टिट्यूट जो हैं, ठीक है ना, उसके जो सब्स्टिट्यूट हैं वो अवेलेबल होते हैं। यानी कि जितने ज्यादा सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होंगे
उतना ही एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से उसकी जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाएगी। क्यों कि सपोज कीजिए कि जैसे कि आप देखते हैं, सपोज करना आप पेन पेन की मार्केट को देखते हैं, आप ये देखते हैं कि कोई पेन है मेरे पास, जैसे कि ये पेन है, 2 रुपए का पेन है, सपोज कर रहे हैं, ठीक है ना, ये कोई 2 रुपए का पेन है, ये पेन जो है इसकी डिमांड, सॉरी इसकी जो कीमत है वो बढ़ जाती है, क्योंकि इसकी कीमत 2 के बजाय 3 रुपए की हो जाएगी, तो मेरे पास 2-2 रुपए के बहुत सारी कंपनियों के बहुत सारे पेन हैं और जो कि इसके सब्स्टिट्यूट हैं, तो मैं इस पेन को खरीदने की बजाय वो 2-2 रुपए वाले पेन जो है वो ज्यादा खरीदूंगा। यानी कि जितने ज्यादा मेरे पास सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होंगे उतने ही इसकी जो प्राइस बढ़ने से इसकी जो डिमांड गिरना है वो बहुत ज्यादा होगी। इसका मतलब हम ये कहेंगे कि अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट जो है ये तो कीमत मांग लोच का निर्धारक तत्व है। ठीक है, यूज ऑफ गुड्स, इसके जितने ज्यादा यूज होंगे, ठीक है ना, ये उतना ही जो है वो आप कहेंगे कि इलास्टिक और इन इलास्टिक होगा। इसका मतलब यानी कि इलास्टिसिटी जो है वो आपकी यूजेज ऑफ गुड्स पर डिपेंड करती है, ठीक है ना, यानी कि इसकी डिमांड जो है वो इलास्टिसिटी पे डिपेंड करती है। फिर आपका आ जाता है इनकम स्पेंट ऑन गुड्स, तो आपको पता है ये भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो है फैक्टर है। ठीक है, तो यहाँ जो आपका आंसर आना है बच्चों वो आना है बाजार में परिवहन की सुविधा यानी कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। ठीक है, वो डिपेंड कर जाती है, वो डिपेंड नहीं करती है, यानी कि वो डिटरमाइनिंग फैक्टर नहीं है प्राइस इलास्टिसिटी का। ठीक है ना, ठीक है, तो आपको ये ध्यान करना है कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जो है वो मार्केट में वो डिटरमाइनिंग जो है फैक्टर नहीं है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन जो है वो फोर्थ कहता है कहते हैं निम्नांकित सूचना के आधार पर श्रम के तीसरे घंटे का सीमांत उत्पादन क्या होगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि व्हाट इज द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द थर्ड आवर ऑफ लेबर अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो पहले जब वो कोई काम नहीं कर रहा है तो उसका आउटपुट भी 0 है, उसका मार्जिनल प्रोडक्ट भी 0 है। लेकिन जब वो पहले घंटे काम करता है तो उसका टोटल प्रोडक्ट 100 है और दूसरा जो उसका मार्जिनल प्रोडक्ट है वो भी 100 है। तो हमें पता है कि जब भी एक एडिशनल आर जो है हम लगाएंगे, जैसे हमने यहाँ से 0 से 1 जो है यहाँ पे 1 घंटा लगाया, तो यहाँ पे 0 से 100 जो है टोटल में जो चेंज आया, टोटल में चेंज आया 100 का। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो 100 हुआ। क्लियर है बात, यानी कि हम ये कहेंगे कि यहाँ से जो एक चेंज हो रहा है वो जो चेंज हो रहा है, जितना वो चेंज हो रहा है वो हमारा यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्ट है। यानी कि हम ये कहेंगे कि मार्जिनल प्रोडक्ट जो है उसके लिए हम या ये भी इस्तेमाल करते हैं कि टोटल जो आउटपुट है, टोटल जो प्रोडक्ट है इज इक्वल टू सिग्मा मार्जिनल प्रोडक्ट। यानी कि इन दोनों को जोड़ लेंगे तो हमारा यहाँ टोटल आ जाएगा। तो 100 जो है और प्लस कर देंगे उसमें 80, तो यहाँ हमारा आ जाएगा 180। क्लियर है, 180 आ जाएगा। ठीक है, और फिर जो है यहाँ हमारा तीसरे घंटे के लिए पूछा गया है, तो ये आपका हो गया 180, ये 180 और 180 ठीक है, और यहाँ आपका 240 है। ठीक है, तो यहाँ 180, तो हमने जब एमपी जब हम निकालते हैं तो हम कहते हैं कि एमपी टीपीएन यानी कि जो टोटल प्रोडक्ट बिल्कुल न्यू है वो, और टोटल प्रोडक्ट जो न्यू में से एक पीछे का है वो, तो टोटल प्रोडक्ट न्यू कितना है 240, एक पीछे हमने निकाल लिया कितना 180, तो इसका डिफरेंस कितना है 60, यानी कि 60 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर जो है वो आ जाएगा आपका सेकंड, 60 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट जो है आपका उस क्वेश्चन की बात करते हैं जो क्वेश्चन जो है आपको बहुत कुछ सिखा के जाने वाला है। चलिए कहते हैं हुज जॉब इज टू टेक इफेक्टिव कंट्रोल ओवर द इंडियन स्टॉक मार्केट, या भारतीय स्टॉक मार्केट पर प्रभावी नियंत्रण किसका है। तो आपको पता है कि स्टॉक मार्केट की जब बात आती है तो स्टॉक मार्केट जो है हमारा वो आ जाता है स्टॉक एंड सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी का काम। ठीक है, और अब हम यहाँ पढ़ लेते हैं कि सेबी जो है वो तो आपका फुल फॉर्म हो गया सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और उससे पहले जो आपका है IRDA वो जो है उसकी क्या फुल फॉर्म है, तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है आप ये कहेंगे, यानी कि
इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है आपका IRDA है। NSDL जो है वो होता है आपका नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, और NSE आप समझते ही हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर जो है आपका आ जाता है सेकेंड। चलिए नेक्स्ट आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96 कहता है कि व्हेन द बेस ईयर ऑफ द ऑल इंडिया WPI यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स हैज बीन रिवाइज्ड फ्रॉम 2004-5 टू 2011-12। अभी तक जो है आपको पता ही है कि हमारा जो बेस ईयर है वो 11-12 है, मेजर कर रहे हैं। तो ये जो है स्थापित किया गया था, यानी कि इसको जो माना गया था वो मई 2017 को जो है इसके अंदर ये जो चेंज है वो किया गया था। ठीक है, मई 2017। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द जीरो बेस बजटिंग या शून्य आधारित बजटिंग क्या है। मैं कई बार मेरे प्रीवियस ईयर जो वीडियोज हैं उनमें मैं आपको बता चुका हूं कि जो जीरो बेस बजटिंग है उसका मतलब होता है कि प्रीवियस बजट में किसी भी प्रोग्राम में जो भी पैसा लगाया है उस पैसे को जीरो मान करके नए सिरे से जो है वो पैसे लगाना। समझिए इस बात को कि आप ये मान करके चलें कि अभी 2024-25 में गवर्नमेंट जो है वो हाउसिंग के लिए उन्होंने एक योजना बना दी, ठीक है ना, PM आवास योजना। तो उस PM आवास योजना में उन्होंने 6,000 करोड़ रुपए लगा दिए। लेकिन जैसे ही अगले साल जब बजट आता है तो गवर्नमेंट जो है एक न्यू पॉलिसी लेकर के आती है, एक न्यू जो है योजना बना करके लेके आती है, एक न्यू प्लान जो है वो लेकर के आती है। उसमें वो कहती है कि हर परिवार एक घर, यानी कि एक परिवार एक घर का वो जो है वो एक प्लान बना रही है, ठीक है। और उसमें वो 7,000 करोड़ रुपए जो है वो इन्वेस्ट करना चाहती है। तो वो अब नए प्लान में ये नहीं मानेंगे कि हमने पिछले प्लान में जो है वो इतना पैसा घरों पर लगा दिया है, ठीक है ना, वो उसका हवाला नहीं करेगी। यानी कि नया सिरे से नए बजट में नया खर्च जो है वो जोड़ा गया है, ठीक है। यानी कि पहले वाले जितने भी घर के लिए जो खर्चे गवर्नमेंट ने किए हैं वो सारे के सारे जीरो मान लिए गए हैं, इसलिए इसको बोलते हैं जीरो बेस बजटिंग, ठीक है। तो यहाँ आपको ये ध्यान करना है कि हर बार नया जो है वो खर्च माना जाएगा, ठीक है। तो आय और व्यय में अंतर ये तो नहीं माना जाएगा, ठीक है। फिर कहते हैं स्टार्ट द एक्सपेंडिचर विदाउट एनी इनकम, यानी कि ये भी नहीं माना जाएगा। आप कहेंगे प्रत्येक बार एक नए सिरे से बजट बनाना, यस, मेकिंग ए बजट एवरी टाइम विद ए न्यू फ्रेश स्टार्ट, यस। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका आंसर आ जाएगा जीरो बेस बजटिंग के लिए, ठीक है। अब आप आ जाइए कि व्हाट वाज द टाइमिंग ऑफ रोलिंग प्लान इन इंडिया। भारत में अन्न वर्ष योजना की जो अवधि है वो क्या थी। तो आपको पता है इंडिया में जो प्लानिंग कमीशन थी उसको स्थापित किया गया था। प्लानिंग कमीशन जो है वो इंडिया में आया था, ठीक है, 1950 में। ये जो प्लानिंग कमीशन है जो इसमें हमने 5 ईयर प्लान को देखा और 12 जो है टोटल में 12 जो है वो 5 ईयर प्लान हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। 12 5 ईयर प्लान तक हम पढ़ते हैं, ठीक है। पहला 5 ईयर प्लान जो है आपका 1951 से 56 जिसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है, जो कि हैरेड डेमर मॉडल पर जो है वो व्यवस्थित था, जिस पर एग्रीकल्चर में जो है ज्यादा फोकस किया गया। फिर आप देखते हैं 1956 से 61, ठीक है, जो कि सेकंड 5 ईयर प्लान था, जो कि प्रशांत चंद्र महालनोबिस के मॉडल पर आधारित था, जिसमें हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन पर जोर दिया गया था। फिर आपका जो प्लान था वो था 1961 टू 66, ये थर्ड जो है वो 5 ईयर प्लान, जिसमें आपके एग्रीकल्चर और आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन दोनों पे जो है वो बराबर फोकस किया गया, सामंजस्य को बिठाने की कोशिश की गई। लेकिन ये थर्ड जो 5 ईयर प्लान था ये आपका यहाँ फेल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर सूखा भी आपको देखने को मिलता है और कुछ युद्ध जो है आप यहाँ पर अपने पड़ोसी देशों से लड़ रहे थे, इसलिए ये जो थर्ड 5 ईयर प्लान है यहाँ ये फेल हो जाता है। तो फिर हम जो है वो 1966 67 1967 68 और 1968-69 1 ईयर के 3 प्लान जो है हम यहाँ लेकर के आते हैं, जिनको अनवरत योजना या फिर प्लानिंग रोलिंग प्लान के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ आप ये देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर 1 1967, 68, 69 3 ईयर के जो प्लान है वो हम यहाँ लेकर के आते हैं, जिन्हें हम रोलिंग प्लान ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। तो यहाँ हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो जाता है। कई बार आपसे ये पूछ लिया जाता है कि ये जो 5 ईयर प्लान है वो हमने कहाँ से लिए हैं, यानी कि हम किस देश से हमने इनको अडॉप्ट किया है। तो आप याद रखेंगे
ये हमने जो है अडॉप्ट किए हैं यूएसएसआर यानी कि यूनाइटेड स्टेट यानी कि रसिया से जो है यूएसएसआर से जो है हमने रसिया से जो है इसको अडॉप्ट किया है, वहां से हमने इसको अपनाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वासी रेंट इज ए रिजल्ट ऑफ, ठीक है ना। तो आप ये ध्यान करेंगे जो आभास लगान है वो प्रतिफल है, ठीक है, लॉन्ग रन का नहीं है, शॉर्ट रन का है। एक बात तो आपको ये ध्यान करना है कि क्वासी रेंट की जो थ्योरी है आप पढ़ते हैं, ठीक है, इसमें हम शॉर्ट रन को पढ़ते हैं, जिसमें थोड़े समय के लिए जब हमारे पास जो फिक्स्ड कैपिटल होती है उसके बदले में हमें जो लगान मिलता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान करना है सेकेंडरी कॉस्ट, प्राइमरी कॉस्ट जो है इनकी बात हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए था आपका फिक्स्ड फैक्टर कॉस्ट नहीं आएगा, फिक्स्ड फैक्टर की बात करेंगे। शॉर्ट रन में फिक्स्ड फैक्टर की बात करते हैं, ठीक है। तो क्वासी रेंट में जो आंसर आना चाहिए था वो एक या तो ये आ सकता कि शॉर्ट रन, ठीक है, लेकिन यहाँ पर लॉन्ग रन तो है नहीं, सेकेंडरी कॉस्ट भी नहीं है, प्राइमरी कॉस्ट भी नहीं है, लॉन्ग रन भी नहीं है। तो यहाँ हम नजदीक के आंसर के साथ में जाएंगे, दैट इज वेरिएबल फैक्टर, ठीक है ना, क्योंकि ये ज्यादा तो जो है वो फैक्टर पे रिलायबल करता है कि फैक्टर को जो है यानी कि फिक्स्ड फैक्टर को जब वो लेके जाता है इमरजेंसी में तो फिक्स्ड फैक्टर की जो असल में जो कॉस्ट है उससे उसको ज्यादा ले लेता है, जिसको हम क्वासी कहते हैं, ठीक है। तो फिक्स्ड फैक्टर की बजाय जो है यहाँ पे क्योंकि इसके नजदीक है फिक्स्ड फैक्टर के, तो वेरिएबल फैक्टर, तो ये वेरिएबल फैक्टर जो हमारा यहाँ राइट आंसर जो है पैनल ने माना है। असल में शॉर्ट रन और फिक्स्ड फैक्टर जो है इसके राइट आंसर हैं, लेकिन पैनल ने इसका जो आंसर है वो यहाँ पर वेरिएबल फैक्टर माना है, उन्होंने फिक्स्ड फैक्टर के नजदीक जो है उसको आंसर माना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कहता है कि एन इकोनॉमी अचीव्स प्रोडक्टिव एफिशिएंसी यानी कि जब भी हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो हम 2 से 3 जो शब्द हैं उसमें ही इकोनॉमिक्स को संभाल लेते हैं। कुछ आप कहेंगे कि डिमांड एंड सप्लाई, यस वो तो मैं मानता हूँ, लेकिन हम ये भी ध्यान करते हैं कि मिनिमम कॉस्ट जो है यानी कि कॉस्ट को रिड्यूस करना इकोनॉमिक का सबसे बड़ा एम है, वो सबसे बड़ा उद्देश्य है। और इकोनॉमिक्स को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, जब आपकी जो एफिशिएंसी है, चाहे वो प्रोडक्शन साइड की एफिशिएंसी है, चाहे वो आपकी कंजप्शन साइड की एफिशिएंसी है, यानी कि जो भी आपकी एफिशिएंसी है, मार्केट की जो एफिशिएंसी है उसको आपको बूस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी कि आपको ये ध्यान करना पड़ेगा कि एफिशिएंसी हमारी जो है वो बढ़े, ठीक है ना। तो वो कैसे कुशलता प्राप्त कर सकती है करता हुआ द बेस्ट रिसोर्सेज आर एम्प्लॉयड, अच्छी रिसोर्स को एम्प्लॉय करना जो है वो एफिशिएंसी नहीं है। आप देखते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में गवर्नमेंट जो है वो बेस्ट रिसोर्सेज को एम्प्लॉयड करती है। सॉरी टू से कई जो लोग हैं वो इसके ऊपर कमेंट करेंगे, वीडियो के नीचे जो है वो ऐसे कमेंट करेंगे कि आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं, लेकिन आप देखते हैं आप लोग इस बात से सहमत भी होंगे कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में और प्राइवेट डिपार्टमेंट में आप अंतर देखते हैं कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो आपके बेस्ट रिसोर्सेज होते हैं वो एम्प्लॉयड होते हैं, फिर भी उनका जो आउटपुट होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है, क्योंकि उनको काम करने का इंसेंटिव नहीं मिलता है। वो कितना भी अच्छा काम करे उनको फिक्स सैलरी मिलेगी, कोई काम ना करे तब भी उसको जो है वो फिक्स सैलरी मिलेगी। यानी कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ए है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है तो भी उसको उतना ही सैलरी जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा, और एक पर्सन है जो बी है वो बहुत ही नकारा किस्म का व्यक्ति है और वो बहुत ही कम काम करता है, फिर भी गवर्नमेंट को उतना ही सैलरी उसको दिया जाएगा। तो काम करने वाले को वहां पर इंसेंटिव नहीं मिलता है, इसलिए बेस्ट रिसोर्सेज एम्प्लॉयड होने के बाद भी गवर्नमेंट सेक्टर के जो आउटपुट है वो डाउन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम ये कहेंगे कि बेस्ट रिसोर्स को एम्प्लॉयड करना जो है वो प्रोडक्टिव एफिशिएंसी को ले आएगा, ये पॉसिबल नहीं है। अगला देखते हैं, द टोटल नंबर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड इज ग्रेटेस्ट, ठीक है ना। ये जो टोटल नंबर ऑफ गुड्स हैं यानी कि उत्पादित वस्तुओं की जो कुल मात्रा है वो अधिकतम हो जाए, तो डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर अगर आपका एफिशिएंट नहीं है तब भी जो है आपकी अर्थव्यवस्था जो है वो प्रोडक्टिव एफिशिएंसी पर नहीं आएगी। तीसरा ऑप्शन है वो कहता है गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एट लीस्ट कॉस्ट एंड नो रिसोर्सेज आर वेस्टेड, यानी कि आप रिसोर्सेज का इस प्रकार से इस्तेमाल करें कि आपके रिसोर्स जो है वो वेस्ट ना हो और आप जो है वो लीस्ट कॉस्ट पे आ जाए। मैं थोड़ी देर पहले ही आपसे ये बात कर रहा था कि इकोनॉमी जो है
वो हमेशा कुछ मेजर कीवर्ड्स रखती हैं कि मिनिमम कॉस्ट होनी चाहिए, लीस्ट कॉस्ट होनी चाहिए, तब आप जो है आपकी एफिशिएंसी जो है वो बेटर होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका यहाँ करेक्ट हो जाता है, लीस्ट कॉस्ट एंड नो रिसोर्सेज आर वेस्टेड। ठीक है, तो यहाँ आप ये देखेंगे कि ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका यहाँ करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कहता है निरपेक्ष अवधि यानी कि सेकुलर जो पीरियड है आपका, ठीक है, सेकुलर जो पीरियड है आपका, उसको हम जो है किस नाम से जानते हैं? क्या सेकुलर पीरियड जो है वो लॉन्ग रन पीरियड है? क्या जो सेकुलर पीरियड है वो वेरी लॉन्ग पीरियड है? क्या जो सेकुलर पीरियड है वो शॉर्ट पीरियड है? तो हमने ये जो है पीरियड्स को पढ़ा हुआ है, तो डॉक्टर मार्शल के अकॉर्डिंग जो है वेरी लॉन्ग पीरियड यानी कि सेकुलर पीरियड जो है वेरी लॉन्ग पीरियड को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या, इफ द मार्जिनल यानी कि एडिशनल प्रोपेंसिटी कॉस्ट इज MPC इज कांस्टेंट देन द PPC वुड बी। ठीक है ना, आपको ये ध्यान करना है। देखिए जब हम पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि हम जब भी हम PPC कर्व को बात करते हैं तो PPC कर्व आप देखते हो कॉनकेव टू ओरिजिन, ठीक है ना, कॉनकेव टू ओरिजिन। ठीक है, यहाँ आप जब ये कॉनकेव टू ओरिजिन देखते हैं तो यहाँ आप जो देखते हैं वो आप देखते हैं कि ये जो है वो इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। देखिए इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या है कि पहले हम इस स्थान पर थे, हमें ये मिल रहा था आउटपुट, ठीक है, फिर जैसे ही हमने जो है ये इतना छोड़ा इतना मिला, अब भी हम उतना ही छोड़ रहे हैं लेकिन हमको मिलना जो है वो क्या हो गया, कम, और अब की बार भी हम उतना ही छोड़ रहे हैं लेकिन मिलना और भी कम हो गया। यानी कि ज्यादा छोड़ेंगे कम मिलेगा, फिर मतलब फिर ज्यादा छोड़ेंगे फिर कम मिलेगा और कम मिलेगा, फिर और ज्यादा छोड़ेंगे और कम मिलेगा। यानी कि हर बार छोड़ना हमारा बढ़ रहा है और मिलना हमारा कम हो रहा है। यानी कि पहले हम छोड़ रहे थे उससे उससे हमें जो मिल रहा था, जब दूसरी बार हमने छोड़ा तो पहली बार से जितना मिला उससे कम मिलेगा। यानी कि देखिए कि मिल कम रहा है, अगर हमें उतना ही लेना है तो हमें छोड़ना ज्यादा पड़ेगा। क्लियर है ना बात? तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा छोड़ना बढ़ रहा है। MPC जो है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, MPC नहीं सॉरी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो वो हमारी बढ़ रही है। तो यहाँ हम कहेंगे कि यहाँ पर हमारी MOC जो है वो बढ़ रही है, इंक्रीजिंग है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि MOC जो है आपकी कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट कब होगी? जब हमारा PPC जो है वो स्ट्रेट लाइन होगा। अब देखिए आपने जो है ये थे आपके पास, आपने इतना छोड़ा आपको उतना मिला, आप फिर वापस उतना छोड़ेंगे आपको उतना ही जो है वो मिल रहा है। यहाँ से आपको ये दिख रहा है कि जब कांस्टेंट होती है तो आपका जो PPC कर्व होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका यहाँ राइट हो जाता है, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ आपको मैं 2018-19 का पेपर करवा रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग जो यहाँ आंसर है वो 1840 पर क्विंटल है। लेकिन आप यहाँ पर अब जो है अपडेट कर लीजिएगा, जो भी अभी साल चल रहा है 2026-27, ठीक है ना, इसका जो है आप अपडेशन कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए प्राइस टेकर। यहाँ आपको ये ध्यान करना है, प्राइस टेकर यानी कि परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। और परफेक्ट कंपटीशन की जब हम बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर हमारा जो है एक्सक्लूड होता है और यहाँ हमारा जो है AR या प्राइस होता है, ठीक है। यहाँ हम देखते हैं कि AR इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू P, और यहाँ हम देखते हैं कि ये हमारा होता है MC, और यहाँ से हम जो है वो देखते हैं कि ये हमारा होता है AC, ठीक है। और यहाँ पर जो है एक फर्म जो है वो काम कर रही है, ठीक है, जहाँ पर आप देखेंगे कि AC AR जो है वो बराबर है। यानी कि पहली कंडीशन आपकी क्या बन रही है कि AR इज इक्वल टू AC, पहला कंडीशन आपका ये बन रहा है, ठीक है। दूसरी आप देखेंगे कि जो AR है वही प्राइस है, तो AR इज इक्वल टू प्राइस, यानी कि AR इज इक्वल टू प्राइस आप देख पा रहे हैं। तीसरा जो आपका बन रहा है यहाँ आप देखते हैं कि MR इज इक्वल टू प्राइस, यहाँ आप देख रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि तीसरा MR इज इक्वल टू प्राइस है, तो MR इज इक्वल टू प्राइस ये भी सही है, ठीक है। और आपको पता है कि भाई AR यानी कि प्राइस इनटू क्वांटिटी जब हम करते हैं तो टोटल रेवेन्यू होता है, तो ये भी आपका सही है। लेकिन ये जो नोट है ये कह रहा है कि ये आपका सही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये थर्ड जो है आपका राइट आंसर है, ना, राइट आंसर, क्योंकि नोट पूछा गया था ना
ठीक है, तो ये आपका जो है वो राइट आंसर है, AR इज ग्रेटर देन MR, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर आप देखते हैं कि प्राइस टेकर में जो है AR इज इक्वल टू MR होता है, नॉट AR इज ग्रेटर देन MR, ठीक है, क्लियर है बात। तो यहाँ पे आप इसको देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, देखिए कहता है द ऑपरेशन फ्लड इज रिलेटेड टू, देखिए ऑपरेशन फ्लड जो है ना, ये मैं यहाँ ऊपर थोड़ा सा लिख लूंगा। ऑपरेशन फ्लड जब हम पढ़ते हैं तो इसको हम व्हाइट रिवोल्यूशन भी कहते हैं, ठीक है ना, व्हाइट रिवोल्यूशन। और जो व्हाइट रिवोल्यूशन है ये लेकर के आए थे वर्गीस कुरियन, ठीक है ना, वर्गीस कुरियन। जहां आप सबसे बड़े कोऑपरेटिव की बात करते हैं दैट इज अमूल, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये तो मिल्क प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना दोस्तों, मिल्क प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। तो इससे जो है आप ये देखेंगे ऑपरेशन फ्लड जो है उससे क्या हुआ कि आपका जो मैं कहूँ कि इंडिया है वो पहले स्थान पे आ गया दूध उत्पादन में, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आपका मिल्क प्रोडक्शन की बात जो है यहाँ पर रखी गई है। वर्गीस कुरियन जो है उन्होंने व्हाइट रेवोल्यूशन वो लेकर के आए थे, और ये जो व्हाइट रेवोल्यूशन है वो आपका आया था 1970 के आसपास, ठीक है ना। तो फर्स्ट फेज ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन, आपका फर्स्ट फेज जो है वो है आपका 1970 से 80 आप याद करेंगे, और सेकंड फेज की बात करें तो वो आपका आ जाता है 1980 से 85, और थर्ड फेज की अगर हम बात करें तो 1985 से आपका 1996 या 45 तक जो है ये बात करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 106 आपका कहता है हु हैज रेंडर्ड द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी जो है वो दी गई थी जेबी क्लार्क जी के द्वारा, फिलिप विक्सल जी के द्वारा, और आपका जो विक्सटिड है उनके द्वारा, ठीक है ना। तो आपको मैं बता देता हूं कि इसका आंसर जो आएगा वो तो आप समझ ही गए हैं कि ऑप्शन नंबर 1 जेबी क्लार्क, ठीक है, और फिर जो है विक्सटिड और विक्सल, ठीक है ना। ये आप ये ध्यान करेंगे, ये तीन नाम में से कोई भी आ जाए जिन्होंने जो है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि व्हेन द डिसइन्वेस्टमेंट पीरियड वाज स्टार्टेड इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो आपको पता ही है दोस्तों कि 1991 में 1991 में न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म जो है वो आए थे, ठीक है ना। न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म जो है वो इंडिया लेकर के आया था, और 1991 में लेके आए थे, 1991-2 में जो है वो चीजें स्टार्ट हो गई थी, यानी कि वो कार्य जो है वो शुरू हो गए थे। इसलिए इसका आंसर जो है वो जाएगा थर्ड ऑप्शन 1991-1992। यहाँ पर आपको पढ़ा देता हूँ कि डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि प्राइवेट सेक्टर को पब्लिक सेक्टर की जो प्रॉपर्टी है, एंटरप्राइजेज है, उनको सेल कर देना, यानी गवर्नमेंट की जो कंपनियां हैं, गवर्नमेंट के जो धंधे हैं, उनको प्राइवेट हाथों को बेच देना जो है आपका कहलाता है डिसइन्वेस्टमेंट। क्लियर है। चलिए वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सिडबी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका कहता है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सिडबी। सिडबी का मुख्यालय जो है वो कहाँ है। सिडबी यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि आपका 1990 में बात हुई थी, 1990 में जो है इसको बनाया गया, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो लखनऊ यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में है दोस्तों, उत्तर प्रदेश, ये आप ध्यान करेंगे, लखनऊ उत्तर प्रदेश में जो है सिडबी का मुख्यालय है 1990 में, ठीक है ना, ये लाए गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं इन विच मार्केट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन, ठीक है ना, द इंडस्ट्री एंड द फर्म, ठीक है। ऐसी मार्केट बताओ जिसमें फर्म और उद्योग में कोई अंतर नहीं होता। तो आप ये तो पढ़ते हैं मोनोपोली की एक विशेषता है, मोनोपोली मार्केट की एक विशेषता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्म होती है। तो आपको ये ध्यान करना है मोनोपोली जो है वो दो शब्दों से मिलकर के बना, एक मोनो और एक पोली, ठीक है ना। पोली का मतलब होता है दोस्तों सेलर, और मोनो का मतलब होता है सिंगल, ठीक है ना। तो सिंगल सेलर की बात हम कर रहे हैं, एक ही व्यक्ति जो है वो बनाने वाला है, एक ही व्यक्ति जो है उसको बनाने वाला है, इसलिए वहां पर फर्म और जो उद्योग है उसका अंतर जो है वो समाप्त हो जाता है दोस्तों, ठीक है ना, उसका अंतर जो है वो समाप्त हो जाता है। इसलिए आप ये ध्यान करेंगे कि यहाँ पर जो आंसर आएगा वो मोनोपोली आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्या कहता है
अर्थशास्त्र में उत्पादन को बताने वाला कथन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड प्रोडक्शन इन इकोनॉमिक्स, ठीक है ना, कौन सा कथन जो है वो प्रोडक्शन को बता रहा है, ठीक है। आनंद के लिए तस्वीर बना, आप यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी कि पैसे के साथ लेन देन नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, आप अपनी खुशी के लिए जो कार्य कर रहे हैं, ठीक है, तो उस खुशी के लिए यानी कि उस खुशी को आप पैसे में नहीं माप सकते हैं, इसलिए ये जो है वो आपका आंसर नहीं आएगा, ठीक है। मित्रों के सामने एक गीत गाना, दोस्तों के सामने यानी कि दोस्त आपको कोई भी इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं देने वाले हैं इस सेंस में, ठीक है ना, आप इनको सॉन्ग सुना रहे हैं, गा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं, तो ये भी आपका जो है वो आंसर नहीं आएगा। तीसरा, मिट्टी की ढुलाई, अब यहाँ कंफर्म नहीं है कि भी किस लिए किया गया मिट्टी की ढुलाई, यानी कि मिट्टी की ढुलाई आप जब करते हैं तो आप कुछ भी बनाएंगे मिट्टी से, ठीक है, ईंट बनाएंगे, बर्तन बनाएंगे, कुछ भी करेंगे, यानी कि आप यहाँ से पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक बार फोर्थ वाला देख लेते हैं, एक बच्चे को नीलकूप से गिरने से बताना, ये आपकी एक सोशल एक ड्यूटी हो जाती है कि कोई बच्चा मान के चलो कि गिर रहा है तो हम भाग करके चले जाते हैं, उसको बचा लेते हैं, ठीक है, तो ये भी जो है आपका आंसर नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका यहाँ राइट आंसर बनता है बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वर्ष 2018 का आर्थिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार किसने जीता, हु वन द नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक साइंस फॉर 2018, ठीक है ना, तो आपको ये ध्यान करना है कि 2018 का जो नोबेल प्राइज है वो तो जीता था विलियम नोर्डस एंड पॉल रोमर ने, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका यहाँ राइट हो जाता है। इन्होंने जो है आपको पता है पॉल रोमर ने दिया था एंडोजीनियस ग्रोथ की थ्योरी, एंडोजीनियस ग्रोथ मॉडल, ठीक है ना, तो आप ये ध्यान करेंगे, इसलिए इनको जो है पॉल रोमर को और नोर्डस जी जो है उन्होंने दिया था, क्लाइमेट चेंज के ऊपर उन्होंने पब्लिश किया था पेपर, इसलिए इन दोनों को जो है 2018 में नोबेल प्राइज दिया गया, ठीक है। अब 2025 में जो है, 26 का भी आया नहीं है, 2025 में किन किन को नोबेल प्राइज दिया गया था ये आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ तो आपका राइट आंसर आ जाता है विलियम नोर्डस एंड पॉल रोमर, 2025 का आपको सर्च करना है, ठीक है, और आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, इससे आपको याद रहेगा, ठीक है, क्लियर है ना बात, ठीक है। तो 1969 में आपको ये ध्यान करना है कि 1969 से जो है इकोनॉमिक्स के अंदर नोबेल प्राइज देने की शुरुआत की गई। लीबनसिंग जो बैंक है, ठीक है, नॉर्वे का, वो जो है बैंक है वो आपको इकोनॉमिक साइंस में नोबेल प्राइज जो है वो देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। कहता है द किंग डिमांड का मॉडल ऑफ ओलिगोपोली अज्यूम दैट, ठीक है ना, तो अल्पाधिकार का एक मोड़दार मांग वक्र, तो अभी देखते हैं किंग डिमांड जो करो है, आप जब देखते हैं तो आप देखते हैं कि ये जो है ये ऐसा डिमांड सब आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना, ये आपका MC, ठीक। तो यहाँ जब ये किंग करता है यानी कि ये जब आप ये भी देखेंगे, ठीक है ना, ये ऐसे मुड़ा हुआ है, यानी कि ये जो किंग करता है यहाँ आकर के जो है प्राइस रिजिडिटी और क्वांटिटी रिजिडिटी जो है वो पाई जाती है, ठीक है ना, यानी कि हम ये कहेंगे कि इसके बाद अगर आप प्राइस को बढ़ाएंगे, ठीक है ना, इसके बाद अगर आप प्राइस को बढ़ाएंगे, ठीक है, तो आपका जो आपको जो फॉलो कर रही है वो आपका प्राइस नहीं बढ़ाएगी, क्यों, क्योंकि आप प्राइस बढ़ाएंगे तो आपकी जगह जो दूसरा लोग बेच रहे हैं, जो सस्ता बेच रहे हैं, उनके पास आपके जो कस्टमर है वो वहां चले जाएंगे, ठीक है। तो आप अगर प्राइस बढ़ाओगे तो वो प्राइस नहीं बढ़ाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, आप अगर इससे प्राइस कम करते हैं, ठीक है ना, इससे प्राइस कम करते हैं तो दूसरे लोग भी आपको फॉलो करेंगे, वो भी प्राइस को कम कर लेंगे, ठीक है। इसलिए आप जो है यहाँ आकर के बन जाते हैं, ना तो आप प्राइस को कम कर पाते हैं और ना ही आप प्राइस को बढ़ा पाते हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं प्राइस रिजिडिटी और क्वांटिटी रिजिडिटी, क्योंकि आप यहाँ बन गए तो इस पे जो फिक्स आपको क्वांटिटी वही मिलेगा, ठीक है। तो प्राइस रिजिडिटी जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, तो द रिस्पॉन्स टू ए प्राइस इंक्रीज इज द लेस देन द रिस्पॉन्स टू ए प्राइस डिक्रीज, नो ये नहीं आएगा। द रिस्पॉन्स टू ए प्राइस इंक्रीज इज मोर देन द रिस्पॉन्स टू ए प्राइस डिक्रीज, ठीक है। तो आपको देखिए रिस्पॉन्स टू ए प्राइस इंक्रीज, जब आप प्राइस को इंक्रीज करेंगे, ठीक है ना, वो उससे भी ज्यादा जो है जब आप प्राइस को डिक्रीज करेंगे तो आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका ये हो जाता है। तो आज जो है हमने 112 तक के क्वेश्चन जो है उनको अटेम्प्ट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे बढ़ेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।
एज स्टेट की इकोनॉमिक की प्रिपरेशन जो है वो शुरू कर दी गई है। अपने दोस्तों को जो है ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। आपको जो कंसेप्ट समझना हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि मेरे को ये कंसेप्ट जो है वो शुरुआत से समझना है, उस पर एक सेपरेट वीडियो जो है अलग से बना दी जाएगी। और जुड़े रहिए परफेक्ट नॉलेज के साथ। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।